एक दोस्तों सवाल उठता है कि अमेरिका भारत में रूस की जगह ले सकता है, क्योंकि उन्होंने हमारी मदद तो कोई नहीं की है। लेकिन इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश इस वीडियो का मकसद है और आज का विचार विमर्श या विवेचना इसके बारे में है कि अमेरिका भारत में रूस की जगह ले सकता है। तो 35 साल के उत्तर प्रदेश के संजीव कुमार 35 साल के उत्तर प्रदेश के संजीव कुमार दिल्ली में पिछले 10 सालों में ऑटो चला रहे हैं। ऑटो रिक्शा, उनका नाम मैंने बोला संजीव कुमार, दिल्ली में चला रहे हैं। तो यूक्रेन पर रूस के हमले की जानकारी उन्हें भी थी। एक आम नागरिक की बात कर रहा हूं कि यूक्रेन पर रूस के हमले की जानकारी उन्हें भी है। एक आम नागरिक को भी है, ऑटो चला रहा है उसको भी है। अब वह अपने पिता की बात याद करते हुए बताते हैं कि उनके पिता ने कहा था कि रूस ने हर मुश्किल वक्त में भारत का साथ दिया था। ये दोस्तों आप देखो, एक आम नागरिक से मैं कहानी लेकर आया हूँ। संजीव के पिता किसान थे दोस्तों, और संजीव कहते हैं कि अमेरिका भरोसे के लायक नहीं है और मोदी सरकार को मुश्किल घड़ी में रूस का साथ देना चाहिए। यह बात केवल संजीव की नहीं है, आम भारतीयों में रूस को लेकर सोवियत संघ के जमाने से एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। 24 फरवरी को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जब यूक्रेन में सैन्य अभियान की घोषणा की, तब से भारत में सोशल मीडिया पर रूस के समर्थन में हजारों पोस्ट दिखी जा सकती है। संभव है कि आम भारतीयों का रुख रूस को लेकर इनोवेशनल हो, लेकिन भारत की मोदी सरकार भी रूस के खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों के अभियान से बिल्कुल अलग है। यूक्रेन पर हमले के बाद जब यूक्रेन पर हमला किया उसके बाद से रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जितने प्रस्तावों पर वोटिंग हुई है, भारत ने तटस्थ न्यूट्रल रुख अख्तियार किया। अब भारत वोटिंग से बाहर रहा दोस्तों। सबसे हालिया वोटिंग 7 अप्रैल को मानव अधिकार परिषद से रूस की सदस्यता निलंबित करने के लिए हुई थी। गुरुवार को इसके लिए संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में अमेरिका के नेतृत्व वाले का 93 देश उन्होंने समर्थन किया और 24 देशों ने रूस का साथ दिया। अब सोवियत यूनियन एकमात्र देश जिसने भारत की सुनी है। इसके अलावा भारत समेत 58 देश वोटिंग से बाहर रहे थे। बहुमत से रूस को मानव अधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया। अब तक चीन रूस के खिलाफ किसी भी प्रस्ताव पर वोटिंग से बाहर रह रहा था, लेकिन गुरुवार को उसने रूस के समर्थन में वोट किया था चीन ने भी। अब भारत की जन भावना और सरकार का रुख रूस के मामले में एक लाइन पर दिख रहे हैं। जिन भारतीयों का जन्म 1991 के बाद हुआ है, उन्होंने सोवियत संघ नहीं देखा है, यानी यूएसएसआर उस वक्त हुआ करता था, बाद में वो टूटा और आज रूस जो है वो है। तो उन्होंने सोवियत संघ नहीं देखा। और जिन भारतीयों का जन्म
2000 के बाद हुआ है। उन्होंने रूस में पुतिन के अलावा किसी और को नहीं देखा जिसमें मैं आता। मेरा जन्म 2002 में हुआ, तो मैं पुतिन के अलावा का रूस मैंने नहीं देखा है। तो भारतीयों की सहानुभूति रूस के प्रति क्यों है? भारतीयों की सहानुभूति रूस के प्रति क्यों है, ये भी एक सवाल है। तो साल 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच 13 दिनों का युद्ध हुआ था। यह युद्ध पूर्वी पाकिस्तान में उपजे मानवीय संकट के कारण हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश में जो मानवीय संकट पैदा हुआ था, उसके कारण हुआ था। इस युद्ध के बाद ही पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना। इससे पहले भारत पूरी दुनिया को पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान के आधिपत्य को लेकर समझाने की कोशिश कर रहा था। अब पूर्वी पाकिस्तान से भारी संख्या में शरणार्थी भारत आ रहे थे। पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान, उसके बीच बिना कोई राजनीतिक समाधान की उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। तब सोवियत यूनियन एकमात्र देश था जिसने भारत की सुनी थी। दोस्तों, 1971 के अगस्त महीने में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इंडिया सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन पर हस्ताक्षर किया था। अब इस समझौते के तहत सोवियत यूनियन ने भारत को आश्वस्त किया था कि युद्ध की स्थिति में वो राजनयिक और हथियार दोनों में समर्थन देगा। अब नेहरू की गुटनिरपेक्ष नीति पर चली सभी सरकारें। मॉस्को भारत के लिए एक विश्वसनीय साझेदार रहा है। दोस्तों, दूसरी तरफ अमेरिका भारत की तुलना में पाकिस्तान को तवज्जो देता आ रहा है। लेकिन सोवियत संघ यानी रशिया और भारत की दोस्ती की शुरुआत 1971 से 71 नहीं थी। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की वैचारिक करीबी भी सोवियत के साथ ही थी। अंग्रेजी अखबार है एक, उसके अंतर्राष्ट्रीय संपादक स्टैनली जोनी ने शुक्रवार को संपादकीय पन्ने पर एक लेख आर्टिकल लिखा है और उसमें बताया है कि जब 1957 में सोवियत ने हंगरी में हस्तक्षेप किया था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने संसद में बताया था कि उन्होंने इसके लिए सोवियत संघ की निंदा नहीं करने का फैसला क्यों किया था। अब स्टैनली ने अपने आर्टिकल में लिखा है, नेहरू ने कहा था कि दुनिया में साल दर साल और रोज दर रोज कई चीजें हो रही थी। बड़ी बड़ी दुनिया में छोटी छोटी चीजें हो रही थी और इन्हें हम पूरी तरह से नापसंद करते हैं, लेकिन हम इसकी निंदा नहीं करते हैं, क्योंकि जब कोई समस्या के समाधान की कोशिश कर रहा होता है तो किसी के नाम लेने और निंदा करने से कोई मदद नहीं मिलती है। स्टैनली ने आगे लिखा है, नेहरू की यह नीति आज भी भारत को मुश्किल घड़ी के मार्गदर्शन का काम करती है। यानी जो उस वक्त नेहरू ने बीज बोए थे वो आज मुश्किल घड़ी में भारत का मार्गदर्शन करती है। खासकर टकराव की घड़ी में जब भारत के दो पार्टनर ही भिड़ रहे हो, खासकर टकराव की घड़ी में जब भारत के दो पार्टनर ही भिड़ रहे हो, जैसे कि रूस और अमेरिका दोनों भी भिड़ रहे हैं, उसमें भी हमारा मार्गदर्शन करती है वो वैचारिक नजदीकी। अब वो चाहे 1956 में सोवियत का हंगरी में हस्तक्षेप रहा हो या 1968 में चेकोस्लोवाकिया उसमें
या 1979 में अफगानिस्तान में या फिर 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया था, तब भी भारत का रुख तटस्थ यानी न्यूट्रल ही रहा था। भारत ने तब भी बिना नाम लिए आम लोगों के मारे जाने की निंदा की थी और संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग से बाहर रहा था। भारत में सरकारें बदलती रही, लेकिन विदेश नीति के मामले में नेहरू की गुटनिरपेक्ष की जो नीति बुनियादी रही है और इसका पालन सभी सरकारों ने किया है भारत में। अब भारत की इस विदेश नीति की तारीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी कई बार की है। पाकिस्तान जबकि शीत युद्ध में अमेरिकी खेमे में था, शीत युद्ध में इमरान खान कई बार अमेरिकी खेमे में होने का अफसोस जाहिर कर चुके हैं। इमरान खान ने भी भारत की इस नीति को अपनाने की कोशिश की। दक्षिण एशिया में पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी संसद में 30 मार्च को कहा था कि रूस के खिलाफ यूएन में वह वोट नहीं करेगी। यूनाइटेड नेशन में शेख हसीना ने कहा था, रूस हमारे साथ मुश्किल घड़ी में खड़ा था और हम भी अब उसके साथ हुए। हसीना 1971 में मुक्ति युद्ध में सोवियत संघ की मदद का हवाला दे रही थी। अमेरिका की विदेश सचिव विक्टोरिया नुलैंड पिछले महीने के आखिरी हफ्ते में भारत के दौरे पर आई थी। अमेरिका की विदेश सचिव विक्टोरिया नुलैंड पिछले महीने के आखिरी हफ्ते में भारत के दौरे पर आई थी। उन्होंने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा था कि अमेरिका रक्षा आपूर्ति के मामले में भारत की निर्भरता रूस पर खत्म करने के लिए मदद करने को तैयार है, लेकिन भारत नहीं करेगा। अब विक्टोरिया से इंडियन एक्सप्रेस ने पूछा था कि भारत से रूस का केवल ऐतिहासिक संबंध ही नहीं रहा है, बल्कि रक्षा आपूर्ति के लिए भारत रूस पर निर्भर है। इसके जवाब में विक्टोरिया ने कहा था, हमने इस पर भी बात की है। सोवियत यूनियन के बाद रूस से भारत को रक्षा मदद मिलती रही है, लेकिन तब अमेरिका के साथ भारत के संबंध अभी जैसे नहीं थे। अब चीजें बदल चुकी है। हम लोग भारत के साथ रक्षा के मोर्चे पर बहुत कुछ करना चाहते हैं। अब हमारी तारीफ करने लगे हैं अमेरिकन। अमेरिका और यूरोप दोनों भारत को लेकर बहुत सकारात्मक है। अमेरिका और यूरोप भारत को लेकर बिल्कुल सकारात्मक है। अब विक्टोरिया ने कहा था, जो आई थी उसने, हमने इस पहलू पर भी बात की है कि क्या रूस रक्षा आपूर्ति के मामले में भारत के लिए विश्वसनीय है। इस मामले में भी बात की है, इस पहलू पर भी। आप यह देखिए कि युद्ध के मैदान में रूसी रक्षा उपकरण कैसे नाकाम साबित हो रहे हैं। यहाँ तक कि 60 के करीब जमीन से हवा में मार करने वाली रूसी मिसाइलें ऑपरेशनल नहीं है। ऐसे में क्या रूस भारत के लिए सही रक्षा साझेदार हो सकता है? अगर हम यूक्रेन को हथियार के मामले में मदद कर सकते हैं तो भारत को भी कर सकते हैं। मैंने अगले वीडियो में आपको बताया कि कैसे अमेरिका ने यूक्रेन को मदद की और अब ट्रंप साहब आए जिसमें वो मुआवजा देने की बात कर रहे हैं कि जो हमने दिया है आपको, रक्षा एड दी है, उसको वापस लाओ। ये है अमेरिका दोस्तों।
तो ये इस तरह का भारत के साथ भी हो सकता है। भारत को हथियार दे और फिर उसके पैसे मांगे, या पैसे नहीं देते हो तो जमीन दो, इस तरह का भी हो सकता है। अब लेकिन क्या अमेरिका भारत के लिए रूस बन सकता है? मतलब भारत में रूस की जो भूमिका रही है उसकी भरपाई अमेरिका कर सकता है? दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के रूसी और मध्य एशिया रिसर्च सेंटर के डॉक्टर राजन कुमार एसोसिएट प्रोफेसर है। डॉक्टर राजन कुमार कहते हैं, अमेरिका पर रूस की तरह भरोसा नहीं किया जा सकता है। अमेरिका पर रूस की तरह भरोसा नहीं किया जा सकता है। वह कहते हैं कि बात केवल भरोसे की नहीं है, बल्कि रूस की जो भौगोलिक स्थिति है वह अमेरिका की नहीं है। अब डॉक्टर राजन कुमार कहते हैं, रूस के साथ हमारा रक्षा सहयोग है। रक्षा सहयोग किसी भी देश के साथ छोटी अवधि के लिए नहीं होता है। भारत और रूस रक्षा उपकरणों का मिलकर उत्पादन कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर ब्रह्मोस मिसाइल है। अमेरिका के साथ हम ये रक्षा सहयोग इसलिए भी नहीं कर सकते हैं कि यह बहुत महंगा होगा, और इसके अलावा वह भारत के साथ टेक्नोलॉजी साझा करने के लिए भी तैयार नहीं है। अब रूस का भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। रूस का भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जबकि अमेरिका के साथ नागरिक परमाणु करार होने के बावजूद भारत में कोई परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। डॉक्टर कुमार कहते हैं आगे, भारत चीन और पाकिस्तान की दोस्ती से पहले से ही जूझ रहे हैं। भारत चीन और पाकिस्तान की दोस्ती से पहले से ही जूझ रहा है भारत। ऐसे में वह रूस के भी इस जुगलबंदी में आने देने का जोखिम नहीं ले सकता है। इसके अलावा अगर हम रूस से दूर जाते हैं तो ईरान में भारत की चाबहार परियोजना जमीन पर नहीं उतर पाएगी और उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर का काम अधूरा रह जाएगा। अब ईरान के साथ हमारी करीबी रूस से दूर जाकर नहीं हो सकती। ईरान के साथ हमारी करीबी यानी नज़दीकी रूस से दूर जाकर नहीं हो सकती। अमेरिका हमारे लिए रूस नहीं बन सकता है, क्योंकि वह अपने व्यावसायिक हितों से कभी समझौता नहीं करता है। अमेरिका कभी बिजनेस के लिए कोई किसी के साथ समझौता नहीं करता है, उसमें वो अपना प्रॉफिट देखता है। अब चीन के साथ उसके झगड़े भले हैं, लेकिन व्यापार कम नहीं हो रहा है। हम रूस के चीन की गोद में जाने नहीं दे सकते। तो ऐतिहासिक रूप से अमेरिका और पाकिस्तान करीब रहे हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से अमेरिका के रिश्ते को लेकर भारत हमेशा असहज रहा है। इसके अलावा पिछले साल अमेरिका ने अचानक से अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया था पिछले साल। अब 20 सालों की लड़ाई अमेरिका ने अधूरी छोड़ दी थी और वहां के आम लोगों को तालिबान के भरोसे रहने को मजबूर कर दिया। यानी अमेरिका को भरोसेमंद तो नहीं है दोस्तों। अफगानिस्तान से अमेरिका ने जब बोरिया बिस्तर समेटा तो भारत के हित में भी बुरी तरह से प्रभावित हुए। क्योंकि भारत ने वहां पर इन्वेस्टमेंट किया था और पहले अफगानिस्तान को मदद दी, फिर वापस चले गए। तो इस तरह आप क्यों खेल रहे हो? मैं अमेरिका को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को इस तरह से क्यों खेल रहे हो? पहले अमेरिका ने अफगानिस्तान को मदद दी, फिर वो वापस चले गए तालिबान के हाथों छोड़कर।
ये देश है ना दोस्तों, प्रॉफिट देखता है, पैसे। जब तक उनका पैसा आ रहा था तब तक सपोर्ट किया, फिर छोड़ दिया। अब भारत ने वहां बड़ा निवेश कर रखा है अफगानिस्तान में, और तालिबान के आने के बाद से सभी परियोजनाएं जो भारत ने वहां पर इन्वेस्टमेंट किया है वो खतरे में है। अब डॉक्टर राजन कुमार कहते हैं कि अमेरिका पर भारत आसानी से भरोसा नहीं करेगा, भले वह लाख आश्वस्त करे, भले वो कितना भी आश्वस्त करे, लेकिन भारत इतना भरोसा नहीं करेगा। और मोदी है दोस्तों, तेज दिमाग है उसका। अब डॉक्टर कुमार कहते हैं, भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था, लेकिन रूस ने नहीं लगाया था। तो ऐतिहासिक रूप से भारत में अमेरिका को लेकर अविश्वास है, इसीलिए भारतीयों की सहानुभूति रूस के साथ दिखती है। तो इस तरह दोस्तों भारत में अमेरिका को लेकर अविश्वास है, और इसलिए भारतीयों की सहानुभूति रूस के साथ दिखती है। इसके अलावा अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होता है दोस्तों, और एक राष्ट्रपति, एक विचारधारा का आदमी सिर्फ 10 साल के लिए ही होता है अमेरिका में, जबकि रूस में ऐसा नहीं होता है, भारत में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि भारत में एक आदमी अनलिमिटेड समय तक, जब तक जनता चाहे तब तक प्रधानमंत्री रह सकता है, जबकि रूस में राष्ट्रपति रह सकता है जब तक चाहे। इसलिए सब कुछ उनकी जियोपॉलिटिकल जो विदेश नीति है वो बदलती रहती है। अब सत्ता परिवर्तन होता है तो पूर्ववर्ती सरकारों की नीतियां पूरी तरह से बदल जाती है। ट्रंप के जाने और बाइडेन के आने के क्रम में इसे देख सकते हैं हम। लेकिन रूस में पिछले 20 सालों से पुतिन है, और भारत को लेकर नीति में एक ही तरह की निरंतरता है। भले रूस के लोकतंत्र के लिए पुतिन को लेकर चाहे जो भी बहस हो, लेकिन भारत के लिए यह हक में रहा है। अमेरिका के साथ भी हमारे संबंध पिछले 10 सालों में बहुत अच्छे हुए हैं, और मोदी ने सबके साथ संबंध अच्छे बनाए। लेकिन भारत न तो अमेरिका के लिए रूस को छोड़ सकता है, और न ही रूस के लिए अमेरिका को। यानी भारत भी अब खुद का प्रॉफिट देखेगा, और मुझे लगता है उनको लगता है कि यह नीति सबसे अच्छी है। वैसे जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब उनकी चर्चा हो रही थी कि ये विदेश नीति कैसे चलाएगी, लेकिन देखो आप, इनकी सर्वश्रेष्ठ विदेश नीति आज चल रही है हमारे देश में, मोदी सरकार में। तो यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भारत के लिए विदेश नीति पर मोर्चे पर एक बड़ी चुनौती थी दोस्तों, कि वह अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को अपने हितों के प्रभावित हुए बिना कैसे आगे बढ़ाए। क्योंकि क्वाड में भारत एकमात्र देश है जिसने रूस का विरोध नहीं किया है। अब जापान और ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से अमेरिका के साथ है दोस्तों। जापान और ऑस्ट्रेलिया, राष्ट्रपति बाइडेन भी असहज है, और उन्होंने कहा कि भारत का रवैया रूस को लेकर ढूलमूल है। उन्होंने कहा कि भारत का रवैया रूस को लेकर ढूलमूल है। इसी महीने अमेरिका के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दिलीप सिंह भारत के दौरे पर आए थे, और उन्होंने धमकी भरे अंदाज में कहा कि चीन ने एलओसी पार किया तो रूस मदद के लिए नहीं आएगा, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन भारत पर इस बयान का असर नहीं हुआ। भारत ने रूस से छूट मिलने तेल खरीदने का भी फैसला किया है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
उन्होंने कहा कि रूस से तेल और गैस की खरीदारी भारत रोकेगा नहीं। निर्मला सीतारमण ने इस बयान की पश्चिमी देशों के पत्रकारों ने आलोचना भी की। उन्होंने पश्चिमी पत्रकारों की आलोचना भी नहीं की थी। अब इसके बावजूद अमेरिका और रूस के खिलाफ गोलबंद देशों ने भारत को लेकर कोई बड़ा रुख अख्तियार नहीं किया है। JNU में रूस और मध्य एशिया स्टडी सेंटर में PhD कर रही संप्रति विश्वास कहती है कि यह भारत की विदेश नीति की सफलता है कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भारत के पक्ष को लेकर संवेदनशील है और भारत को थोड़ी इज्जत मिल रही है, क्योंकि भारत ऐसा नहीं है कि किसी के जेब कोख में बैठ जाना और फिर मजा लेना, ऐसा नहीं है। हमें अपना रास्ता खुद बनाना है, ये भारत की विदेश नीति है। अब संप्रति कहती है भारत ने इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड डील की और कनाडा से भी होने वाली है। संप्रति 9 मार्च से 26 मार्च तक रूस में थी वो लड़की। वो कहती है कि रूस में सब कुछ सामान्य है और वहाँ कभी भी प्रतिबंधों का असर नहीं दिखा। और वो लड़की कहती है रूस में सब कुछ सामान्य है। भारत के मीडिया में देखने के बाद लगता है कि रूस में भी स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल एहसास नहीं हुआ उसे। कहीं कोई व्यापक विरोध प्रदर्शन नहीं है और वहाँ के बहुसंख्यक लोग पुतिन के साथ हैं, यानी स्टेबिलिटी है, स्थिरता है। और वो लड़की कहती है भारत ने मुश्किल वक्त में बहुत परिपक्वता से फैसले किए हैं। परिपक्वता मतलब बहुत दिमाग से फैसले किए हैं। और ऐसा लगता है कि सरकार ने विदेश नीति के मोर्चे पर अपने हितों को प्रभावित नहीं होने दिया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों भारत की। अब जापान के पूर्व प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने 3 अप्रैल को फूजी टीवी के एक कार्यक्रम में कहा था कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर भारत के रुख अलग होने के बावजूद साथ में रखना चाहिए। यानी भारत का रुख अलग है उन 3 देशों से, लेकिन फिर भी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था फूजी टीवी पर कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का रुख भले ही भारत से अलग है यूक्रेन के मामले में, लेकिन फिर भी भारत को साथ में लेना चाहिए। और उन्होंने आगे कहा था खुला और मुक्त एशिया प्रशांत के लिए अमेरिका, खुला और मुक्त एशिया प्रशांत के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत का साथ रहना जरूरी है। भारत को लेकर जो असहमतियां है उन्हें जापान बताने की कोशिश कर रहा है। और पूर्व प्रधानमंत्री जापान के सुगा ने कहा था शुरुआत में भारत इंडो पैसिफिक में क्वाड जैसे बड़े प्लेटफॉर्म को लेकर सहमत नहीं था, लेकिन जापान को लगता है कि भारत इस मामले में बेहद अहम है, खास है, इसलिए हमने इसके लिए बहुत कोशिश की। जब मैं प्रधानमंत्री था, वो सुगा जापान का प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, तो वो जब प्रधानमंत्री था तो चारों देशों के नेता एक साथ हुए थे और अब जापान में जुटने वाले हैं। मुझे लगता है कि क्वाड में भारत का होना जापान के राष्ट्रीय हित में है। अब संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रहे सैयद अकबरुद्दीन ने उन्होंने भी भारत के रुख का बचाव किया है और बिल्कुल सही बताया है। रूस से भारत के तेल खरीदने का भी उन्होंने समर्थन किया है। अकबरुद्दीन ने अंग्रेजी अखबार को कहा है कि अगर अमेरिका रूस से यूरेनियम खरीद सकता है
अगर अमेरिका रूस से यूरेनियम खरीद सकता है और यूरोप ने तेल गैस खरीदना बंद नहीं किया है, तो भारत क्यों बंद करेगा? अगर अमेरिका रूस से यूरेनियम खरीद सकता है जो बॉम्ब बनाने में काम आता है, यूरेनियम और थोरियम दोनों तत्वों से बॉम्ब बनता है दोस्तों। ऐसा मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि कोई सीख जाएगा बॉम्ब बनाना और फिर असेंबल करके धड़ाक करके कर देता है, इसलिए यूट्यूब पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, सॉरी दोस्तों। और यूरोप ने, अमेरिका ने रूस से यूरेनियम खरीद सकता है और यूरोप ने तेल गैस खरीदा रूस से, तो फिर भारत क्यों बंद करेगा रूस से खरीदना, तेल खरीदना? भारत क्यों बंद करेगा, आप ही बताइए। तो डॉक्टर राजन कुमार कहते हैं कि भारत और रूस का द्विपक्षीय व्यापार बहुत कम है, लेकिन भारत और रूस के बीच का संबंध इससे आगे है दोस्तों, संबंध की बात की जाए तो। और वो कहते हैं कि अगर द्विपक्षीय व्यापार इतना बड़ा मसला होता तो चीन के साथ भारत के अच्छे संबंध होने चाहिए थे, क्योंकि चीन और भारत का व्यापार तो $100 पार है। $100 है, मतलब $100 में कोई व्यापार नहीं होता देश के साथ, $100 अरब के पार है। तो कई विशेषज्ञों का कहना है कि भारत का अमेरिका से संबंध रूस के खिलाफ नहीं है और रूस से भारत का संबंध अमेरिका के खिलाफ नहीं है। दोनों देश न्यूट्रल है, इसलिए भारत दोनों देशों के साथ अपने संबंधों को कायम रखने में कामयाब हो रहा है। और ये भारत और मोदी सरकार की एक नई रणनीति है और अपना रास्ता खुद बनाना है, यानी हमारा रास्ता अलग है, यानी हम किसी की कॉपी तो नहीं कर रहे, अपने दिमाग से अपने हित में फैसले लेते हैं और अपने देश को चला रहे हैं। किसी के दबाव में, न तो किसी के दबाव में आते हैं न किसी के प्रभाव में। हम हमारे देश की जनता को आगे लाने के लिए, वैभवी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये है दोस्तों उस सवाल का जवाब कि क्या अमेरिका भारत में रूस की जगह ले सकता है? तो ये कभी नहीं होगा दोस्तों, रूस की जगह नहीं ले सकता, लेकिन भारत के साथ नेगोशिएट करना होगा।